हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज अपन करने वाले हैं CGL 2023 टायर वन का 21 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूँ। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए टाइम ज्यादा अपन खराब नहीं करेंगे, आज का अपना ये पेपर स्टार्ट करते हैं। 21 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। अब यहां पे अगर कोई इन ब्रैकेट्स को खोलने चला गया तो वो पूरी जिंदगी लगा देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ पैटर्न होते हैं जो आपको दिखने चाहिए। जैसा कि एक पैटर्न है 1 + p × 1 - p। एक फॉर्म होती है a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। अगर ये आपको यहां पे दिख गया तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर देंगे। देखिए 1 + p × 1 - p क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1 - p²। अब 1 - p² के लिए आपको दे रखा है 1 + p²। जब 1 - p² और 1 + p² आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से a - b × a + b क्या बन जाएगा, a² - b²। अब यहां पे p² का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, p⁴। फिर इसी के लिए आपको दे रखा है 1 + p⁴। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे, 1 - p⁴ का स्क्वायर दैट इज p⁸। याद रखिए पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि जब अपन बोलते हैं p⁴ का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है p⁴ 4 × 2। गलती से इसको p⁴ का स्क्वायर ना समझ ले। यह चीज और यह चीज दोनों अलग अलग है। यहां पे ये जो हो जाएगा p⁴ 16। लेकिन जब कभी भी अपन p⁴ का स्क्वायर बोल रहे हैं इसका मतलब p⁴ 4 × 2 बोल रहे हैं, ना कि p⁴ स्क्वायर। p⁴ स्क्वायर और p⁴ का होल स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इसी तरीके से देखिए 1 - p⁴ के लिए क्या मौजूद है, 1 + p⁴। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, 1 - p⁴ का होल स्क्वायर दैट इज 8 × 2 मतलब 16। इसके लिए क्या मौजूद है, इसके लिए मौजूद है 1 + p⁴16। फिर से ये क्या बन जाएगा, 1 - p⁴16 का होल स्क्वायर दैट इज p⁵32। अब आप यहां पे देखिए सारे ब्रैकेट अपने खत्म हो चुके हैं, बस आखिरी में एक -1 और है। -1 आप यहां पे डालेंगे, +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, -p⁵32। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपका आंसर है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें पेन चलाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हवा में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ये चीज दिखनी चाहिए कि यहाँ पे 1 + p के लिए 1 - p मौजूद है। एक बार जब आप इसको उठाएंगे तो आगे के सारे टर्म उसी तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, S1 एंड S2 आर टू स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट। तो S1 और S2 दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी दे दी 195 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S1 एट 4 PM एंड मूव्स टुवर्ड्स S2 एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर/आवर। देखिए एक ट्रेन स्टार्ट होती है S1 से 4 बजे और वो S2 की तरफ जाती है कितनी स्पीड से, 65 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम S2 एट 5 PM एंड मूव्स टुवर्ड्स S1 एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर/आवर। फिर 5 बजे एक ट्रेन स्टार्ट होती है S2 से और वो S1 की तरफ जाती है कितनी स्पीड से, 35 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दी टू ट्रेन्स मीट, कितनी बजे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। तो अब यहां पे देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी दो ट्रेन एक साथ में कब मिलती है उसका अपन फॉर्मूला लगाते हैं सीधा, उनके बीच का डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। लेकिन उस फॉर्मूले की एक कंडीशन होती है। फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि दोनों व्हीकल सेम टाइम पे स्टार्ट होने चाहिए। जितनी बजे S1 से कोई व्हीकल चल रहा है
उतनी ही बजे S2 से भी कोई व्हीकल चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे S1 से जो व्हीकल है वो 4 बजे चल रहा है और S2 वाला 5 बजे चल रहा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, ये जो 1 घंटे का डिफरेंस है इसको क्लियर करना होगा। क्लियर कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, S1 से जो व्हीकल चला वो 65 की स्पीड से चला 4 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी होगी, 65 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 घंटे में 65 किलोमीटर। तो वो 1 घंटे में 65 किलोमीटर मान लेते हैं, यहां कहीं वो पहुंच गया, ये 65 किलोमीटर। तो अब यहां पे उसको कितनी बज गई, यहां पे उसको बज गई 5। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इतना जो डिस्टेंस है ये दोनों व्हीकल ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया। तो अब 195 में से 65 गए तो कितनी दूरी रह गई, 130। इसका मतलब जो 130 किलोमीटर है वो दोनों व्हीकल 5 बजे स्टार्ट करते हैं कवर करना। तो अब यहां पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है 130, रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। तो 65 प्लस 35 तो कितना हो गया 100। अब आप यहां पे देखिए ऊपर था आपके पास किलोमीटर में और नीचे है किलोमीटर पर आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका आंसर आएगा वो आवर में आएगा। इसको अगर आप काटते हैं तो 1 0 से तो 1 0, 13/10, 13/10 का मतलब हो गया 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, प्लस 3/10, 3/10 मिनट में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 मिनट। तो 1 घंटा 18 मिनट, तो 1 घंटा 18 मिनट लगेगा 5 बजे के बाद। लेकिन ओरिजिनल टाइम क्या है, हाँ ठीक है, ओरिजिनल टाइम से वैसे मतलब नहीं है, यहाँ पे 5 बजे के बाद 1 घंटा 18 मिनट लगेगा, इसलिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 घंटा 18 मिनट, दैट इज 6:18 ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू कोर्स ए बी एंड सी डी, एक सर्किल बना लेते हैं। टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट इनसाइड द सर्किल एट पॉइंट पी। इनसाइड दी सर्किल मतलब कुछ इस तरीके से क्रॉस में है दो कोड, ये ए ये बी और ये सी ये डी, ठीक है। इफ ए पी 12 और पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट पी है, ठीक है। ए पी है 12 सेंटीमीटर, ए बी पूरा, ये ए बी आपको 20 दे दिया। अब आप देखिए इस तरीके का अगर फिगर बन रहा है, इसका मतलब साफ है कि एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हैं। वो फॉर्मूला कौन सा है, एपी इंटू पीबी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। जब कभी भी इस तरीके का फिगर बन रहा है तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपसे करवाएगा और इसी में से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा। तो सीधी सी बात है, जब अपन को पीबी की जरूरत है तो अपन यहीं पे ए बी अपना है 20 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो मेरे पास पीबी आ जाएगा, दैट इज कितना 8, और सीपी अपन को दे दिया 16। अब ये आपसे पूछ रहा है सीडी, तो सीडी के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पीडी निकाल लेंगे। तो सीडी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस पीडी, पीडी को पीडी रहने देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, एपी है 12, पीबी 8, सीपी 6 और डीपी को डीपी रहने देते हैं। तो 6 से 2 बार में 8 दूनी कितना हो गया 16, तो डीपी आ गया 16। डीपी नहीं पूछा आपसे, सॉरी माय मिस्टेक, 6 नहीं है 16 है, या 16, ओके नो प्रॉब्लम, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको अपन। तो 8 से 2 बार में और 2 से 6 बार में, तो यहां पे डीपी 6 आ जाएगा। डीपी आपके पास 6 आ गया, आपसे पूछा है डीसी या सीडी, तो सीडी कितना हो जाएगा 16 प्लस 6, दैट इज 22 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, their average weight is 40 kg. When one student leaves the class, the average weight is 39.5 kg. What is the weight of the student who left the class? देखिए 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 40 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 15 इंटू 40, और बाकी जो बच्चे बचे, कितने बच्चे बचे, एक बच्चा अगर छोड़ के गया तो 14 बच्चे बचे, उनका एवरेज वेट 39.5 है। तो अगर मैं टोटल में से 15 बच्चों का टोटल वेट में से 14 बच्चों का टोटल वेट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को उस एक बच्चे का वेट पता चल जाएगा। तो इसका मतलब बस ये आपको सोल्व करना है। अब इसको आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो थोड़ा भारी पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्व करने से अच्छा है कि आप यहां पे क्या कीजिए, 39.5 को 40 बना दीजिए। 40 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
मैं बोल सकता हूं कि इसमें मैं -14 इंटू 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और 14 इंटू 0.5 को ऐड कर दूं। अब आप देखिए ये 39.5 और 0.5 मिलकर आपका 40 बन गया। 40 आपका कॉमन आ गया। 15 माइनस 14 1, इसका मतलब 40, और 14 इंटू आधा इज 7, तो ये कितना हो गया 47 किलो। इसका मतलब जो बच्चा छोड़ के गए था उसका वेट है 47 kg। अब अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करते तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप इस तरीके से करें तो आपको कैलकुलेशन कम टाइम लगेगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल एट फाई, एक्स वाई जेड में राइट एंगल वाई पे है तो राइट ट्राइंगल ही अपन बनाते हैं, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। इफ साइन एक्स इक्वल टू हाफ, साइन एक्स हाफ है, इसका मतलब अगर मैं एक्स को एंगल मानता हूं तो साइन एक्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा किसी भी राइट ट्राइंगल में फिक्स होती है। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस अपन 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको मानते हैं। परपेंडिकुलर डिपेंड करती है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो एक्स के लिए परपेंडिकुलर वाई जेड हो जाएगी, और अगर मैं जेड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर एक्स वाई हो जाएगी। तो यहां पे एक्स की बात कर रहे हैं अपन, तो एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गई वाई जेड। तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2। अब आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो √3। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई √3। अब जो भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आप नहीं बता सकते, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आप बता सकते हैं। कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक्स के रेस्पेक्ट में जब अपन बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा एक्स वाई, दैट इज √3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 2। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है। कोस जेड, अब जेड के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा 1 अपॉन 2। इसी तरीके से साइन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में साइन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 1 अपॉन 2। और साइन जेड, जेड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी √3, तो √3 अपॉन 2। ये √3/4 प्लस √3/4, इसका मतलब क्या हो गया √3/2। ऑप्शन नंबर ए। तो हमेशा ध्यान रखिए हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। रेखा अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, रेखा अकेली किसी काम को 16 दिन में कर देती है, बीना अकेली किसी काम को 12 दिन में कर देती है। स्टार्टिंग विथ रेखा दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, रेखा से शुरुआत की जाती है। आपको बताना है कि पूरा काम इस तरीके से कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे ताकि अपन टोटल वर्क कुछ मान सके। एलसीएम क्यों निकाला जाता है, ताकि कुछ मान सके टोटल वर्क, और इन दोनों की एफिशिएंसी अपन को पता चल सके। तो 16 और 12 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 48 आ जाएगा। 16 का 3 बार में 48 होता है और 12 का 4 बार में 48 होता है। दैट मीन्स रेखा की एफिशिएंसी हो गई 3 की और बीना की हो गई 4 की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रेखा हर दिन 3 यूनिट काम करती है। टोटल काम है 48 यूनिट, 16 दिन में कर देती है। 48/16 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब हर दिन वो 3 यूनिट काम करती है। बीना हर दिन कितना काम करती है 4 यूनिट काम करती है। अब स्टार्टिंग करी रेखा ने, फिर अगले दिन बीना आई, फिर रेखा आई, फिर बीना आई, ये सिलसिला चलता रहा। कब तक चलता रहा, जब तक काम पूरा नहीं हो गया। तो अब आप देखिए रेखा कितना काम करती है, वो 3 यूनिट काम करती है। पहले दिन वो आई, उसने अपना 3 यूनिट काम किया। बीना 4 यूनिट काम करती है तो उसने अपना 4 यूनिट काम किया। फिर रेखा आई 3 यूनिट काम किया, फिर बीना आई 4 यूनिट काम किया, ये सिलसिला चलता रहा। तो अब आप देखिए यहां पे अपन क्या करेंगे, 2 दिन का काम देखते हैं। 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 + 4 7 यूनिट। 2 दिन में 7 यूनिट काम होता है। तो आप क्या कीजिए 48 को पहले 7 से डिवाइड कर लीजिए। 48 से 7 पूरे तो नहीं जाएगा, 7 का 6 बार में 42 होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 42 यूनिट काम कितने दिन में होएगा, क्या 6 दिन में हो जाएगा, नहीं, 6 दूनी 12, 12 दिन में होगा। क्यों होगा 12 दिन में, क्योंकि ये जो 6 आ रहा है 7 × 6 42 होता है। जब आप 42 को 7 से डिवाइड करने पे 6 आ रहा है तो ये 6 आपके पेयर आ रहे हैं, और हर पेयर 2 दिन है। एक दिन रीना का, एक दिन रेखा का, एक दिन बीना का। तो हर पेयर में 2 दिन है। 6 पेयर आए तो 6 × 2 12, मतलब टोटल दिन कितने लग गए 12 दिन। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी 42 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट बचा हुआ है, अभी 6 यूनिट काम बाकी है। अब 6 यूनिट काम के लिए ये रेखा बीना का सिलसिला आगे बढ़ेगा,
रेखा आएगी, कितना काम करके जाएगी, 3 यूनिट काम कर जाएगी। रेखा ने 3 यूनिट काम किया, कितने दिन लगाए, 1 दिन लगाए, 3 यूनिट काम और हो गया। अब टोटल कितना काम हो गया, 45 यूनिट हो गया। अब कितना काम बचा है, अब बचा है 3 यूनिट काम। तो अब उस 3 यूनिट काम को करने कौन आएगी, बीना आएगी। बीना एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, तो क्या वो पूरा दिन लगाई कर 3 यूनिट ही काम करेगी, नहीं, वो मेहनती है, वो अपना समय बचाएगी, कहीं और जाएगी, वहां से पैसा कमाएगी। तो वो क्या करेगी, अपने दिन के 4 हिस्से कर लेगी और 3 यूनिट काम करने के लिए अपने दिन के 3 हिस्से इस्तेमाल करेगी, बाकी जो एक हिस्सा होगा उसको कहीं और इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब उसने कितना टाइम लिया 3 यूनिट काम करने को, 3/4। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, जितना काम बाकी है और जितनी उसकी एफिशिएंसी है, तो बस 3 काम बाकी है, 4 उसकी एफिशिएंसी है, तो कितना दिन लगेगा, 3/4, सीधा आसान काम। तो ये कितना हो गया, 12 + 1 13, 13 3/4। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 13 3/4 डेज। अब आप देखिए ये सब जो मैंने करा ये एकदम एग्जैक्ट आंसर लाना है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको पता चला कि 12 + 1 13 दिन में अपना 45 यूनिट काम हुआ है और थोड़ा और काम बचा है जिसको करने के लिए 1 दिन से कम ही टाइम लगेगा, तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है जिसको आप लगा सकते हैं, दैट इज ऑप्शन डी। तो एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ सीखने के लिए, अभी अपन सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप एग्जैक्ट मत निकालिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। एक सर्टेन अमाउंट को X% पर एनम पे 3 साल के लिए लिया गया। इंस्टेड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर Y more years, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of Y? तो देखिए 3 साल के लिए X% पे सिंपल इंटरेस्ट अगर लिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, X%, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3 साल, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 3X%। यह बन गया X% के हिसाब से 3 साल वाला। अब दूसरा सिनेरियो क्या बोल रहा है, ये दूसरा सिनेरियो बोल रहा है कि इसकी जगह अगर 3X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे Y मोर ईयर्स के लिए लिया जाता सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले वाले केस से 7 गुना ज्यादा होता। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 3x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, Y मोर ईयर्स। यहां पे एक बात गौर करिए, Y ईयर्स नहीं लिखा, अगर Y ईयर्स लिखा होता तो नंबर ऑफ ईयर्स Y हो जाता। Y मोर ईयर्स लिखने का मतलब है कि पहले केस में जो 3 साल लगे उससे Y साल ज्यादा लग रहे हैं, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम की बात कर रहा है वो 3 + Y। अब इसको आप गलती से केवल Y मत लिख दीजिए, ये होगा 3 + Y। Y मोर ईयर्स बोलने का मतलब है कि पहले जितना समय लगा था उससे Y ज्यादा साल लग रहे हैं, तो टोटल समय कितना लग रहा है, 3 + Y। तो इस केस में जो अपन को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो पहले वाले के 7 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको इक्वल टू करना है तो पहले वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो गया। यहां पे आप देखिए ये परसेंटेज से तो परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, जिसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 3x से 3x आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया, 7 = 3 + Y। तो Y कितना आ गया, Y आ गया 4। तो बस यही Y की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, जो कि आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू बतानी है, एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप बचपन से करते आ रहे हैं, इनको आपको अलग से सिखाने की भी जरूरत नहीं है, ये आप सब कर सकते हैं आराम से। पहले ब्रैकेट में चलते हैं, ब्रैकेट क्या बोलता है, 16 + 14 कितना होता है भैया, 30 होता है। तो सीधा लिख दो 30, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 30 / 2 -12 + 16 × 4 -28 + 13 फिर से ब्रैकेट आया, -16 + 13 कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। चलिए ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे डिवाइड के बाद माइनस है, माइनस जो है डिवाइड से बहुत नीचे होता है, तो आप इजीली आप इस डिवाइड को कर सकते हैं, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 30/2 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 - 12 प्लस, फिर यहाँ पे 16 × 4 है, इधर माइनस है और आगे प्लस है, तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको ओपनली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 × 4 48, हाँ सॉरी 64,
16 4 जो 64 माइनस 28, 13 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट जब आप करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि आगे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो 13 इंटू माइनस 3 मतलब 39, माइनस में 39। अब ये प्लस माइनस है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 15 में से 12 गया 3, 3 प्लस 64 हो गया 67, और ये कितना हो जाएगा 9 9 8 17 के साथ एक हासिल ऊपर चढ़ी, 3 और 3 6, तो ये भी 67, मतलब कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर बी। बस यही अपना आंसर है। ये एक बड़ी सी टेबल आपको दे रखी है, उसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दे रखी है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अपन को लगेगा कि भाई ऊपर वाली चीज पढ़नी पड़ेगी तो पढ़ लेंगे, वरना क्वेश्चन से भी काम चल जाता है। 90% केस में डायरेक्ट क्वेश्चन से काम चल जाता है, 10% ही ऐसा होता है कि आपको ऊपर की चीज पढ़नी होती है। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी। तो सबसे पहले रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है मतलब दो चीजें चाहिए, दोनों को अलग अलग फाइंड करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी। तो एनरोल्ड, ये एनरोल्ड है, ये एनरोल्ड है ये सब एनरोल्ड है। यहां पे आप देख सकते हैं ओवरऑल द ईयर्स, मतलब 2010 2011 2012 2013 2014, इन 5 सालों के लिए एनरोल्ड स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है फ्रॉम कॉलेज डी। कॉलेज डी ये वाला है, तो एनरोल्ड स्टूडेंट कौन कौन से हैं, 710 750 680 720 और 740, ये सब लोग कॉलेज डी से एनरोल्ड हुए अलग अलग साल में, इनका एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम कॉलेज डी। तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके एक करीब नंबर देख लेते हैं। इन सब के करीब अगर आप कोई नंबर देखेंगे तो उसको अपन 710 ही मान लेते हैं। 710 मेरे को थोड़ा इन सब के करीब लग रहा है, ठीक है 710 मैंने एक नंबर मान लिया। अब ये जो 710 है पहला वाला, ये 710 से कितना बड़ा या छोटा है, कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 लिख देते हैं। इसी तरीके से ये 750 है, जो कि 710 से 40 ज्यादा है, तो +40। 680 जो कि 710 से 30 कम है, तो -30। 720 जो कि 710 से 10 ज्यादा है, तो +30। और 740 जो कि 30 ज्यादा है, तो +30। ये सब कितने नंबर है, टोटल टोटल 5 नंबर है, तो डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 30 से तो 30 गया, 40 + 10 50, 50/5 10। तो अब आप यहां पे क्या करना है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 710 में +10 कर देना है, दैट इज 720, यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज हो गया एनरोल्ड स्टूडेंट का कॉलेज डी से 720। अब इसका रेशियो निकालना है, रेशियो किसके साथ निकालना है, तो देखिए रेशियो निकालना है टू द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम कॉलेज डी। पास वाले कौन से हैं, ये सब है पास, तो पास कौन कौन से, 650 710 640 690 और 710, तो इनका एवरेज निकाले। चलिए ठीक है, सेम तरीका इस्तेमाल करते हैं एवरेज निकालने के लिए। एक नंबर ऐसा सोच लेते हैं जो इन सबके आसपास हो, मेरे को 700 यहां पे थोड़ा दिख रहा है, तो 700 ही मान लेता हूं। अब देखिए 650 कितना कम है, 50 कम है, तो -50। 710 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो +10। 640 कितना कम है, 60 कम है, तो -60। 690 कितना कम है, -10। 710 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो +10। ये सब 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 10 से तो 10 कट ही रहा है, ये -50 -100, मतलब ये आ गया आपके पास -20। अब अगर ये माइनस आ रहा है तो यहां पे आपको माइनस करना है, इसका मतलब कितना हो गया 680। तो पास स्टूडेंट का एवरेज आ जाएगा 680। 720 और 680 का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो कर लीजिए, मेरे हिसाब से 4 से कटता है, 4 से 18 बार में, 4 से 17 बार में, तो क्या हो गया 18:17 का रेशियो। बस यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है उनमें समय बचाइए, जिनमें ज्यादा है उनमें उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओवरऑल टाइम पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन का टाइम अलग अलग आपसे काउंट किया जा रहा है, नहीं, आपको ओवरऑल टाइम पे करना है। तो किसी क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा भी लग रहा है कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब मिला के बैलेंस करना होता है, बस ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर्स सच दैट x - y = 5 एंड xy = 150, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसका नॉर्मल तरीका होता है, एक तो फॉर्मूला अपन सब जानते हैं, जैसे अपन x + 1/x से x - 1/x या फिर
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जाते थे, उसी तरीके से यहां भी अपन एक्स प्लस वाई से एक्स माइनस वाई जा सकते हैं। कैसे? एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये अगर आप करेंगे तो यहां पे आपका x प्लस वाई आ जाएगा और सब कुछ आपको दे रखा है। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि एक्स वाई अगर आप ऐसा नंबर सोच सके जिनको मल्टीप्लाई करने पे 150 आ रहा हो और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ रहा हो, तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नंबर इतने आसान है कि आप आसानी से सोच सकते हैं। 150 को अपन इजीली 15 इंटू 10 सोच सकते हैं और 15 में से अगर 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 10 है। अब आपसे x प्लस वाई पूछ ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 25। तो क्या ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। आप इजीली कर सकते हैं इसको 15 इंटू 10 मान के। तो कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगा। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपने बचा लिया उस समय, तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है बैलेंस करना। चलिए अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ 3/2 डिवाइडेड 1/7 मल्टीप्लाई दिस। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा उसको सोल्व करेंगे। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या है? ये है 1/2 माइनस 1/3। 1/2 माइनस 1/3 क्या होता है भैया? बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या होता है? 1/6। ये हो जाता है 1/6। अब आप देखिए 1/6 डिवाइडेड 1/42। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/6 डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/42 हो जाएगा 42। 6 से 7 बार में ये क्या आ गया? 7 आ गया। अब आप देखिए इस पूरे बड़े वाले ब्रैकेट की वैल्यू 7 आ गई, तो ये चीज आपके पास बन गई 3/2 डिवाइडेड 1/7 मल्टीप्लाई 7। तो अब आप यहां पे एक गलती ना करें। वो गलती क्या है? वो गलती है इस 7 को इस 7 से काट देना। अगर इस 7 को इस 7 से आप काट देंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बोर्ड मास क्या बोलता है? बोर्ड मास ये बोलता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में जो पहले आए उसको पहले करना है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है डिवाइड। तो पहले डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 बटा 1/7। और अब आप यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/2 इंटू 7 दैट इज कितना हो गया? 7 इंटू 7 49। 49 इंटू 3/2। अब इतना तो पक्का है कि डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, ये दोनों ऑप्शन बचे। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से अच्छा कि आप यूनिट डिजिट से चल लीजिए। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 इंटू 7 49 मतलब 9, और 9 इंटू 3 27 मतलब 7। तो यूनिट डिजिट ओवरऑल न्यूमरेटर का क्या आया? 7 आया। अब आप यहां पे देखिए 3 दूनी 6 प्लस 1 7 और 2 दूनी 4 प्लस 1 5। यूनिट डिजिट इधर क्या है? 5, इधर है 7। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें यूनिट डिजिट 7 है मतलब 73 1/2। In a circular race of 1600 meter A and B start from the same point and at the same time with a speed of 27 and 45. After how long will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction? देखिए इस तरीके के इक्वेशंस का डायरेक्ट तरीका होता है। क्या करते हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऐड हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है? 1600 मीटर। रिलेटिव स्पीड, अब आप यहां पे क्या बोल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। 45 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये जो 18 आ रहा है ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो इसको अपन क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 18 कट गया, 5 से कितनी बार में? 3 बार में 15, 2 बार में 10, 0। 310 सेकेंड, सॉरी 320 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस यही आपको फाइंड आउट करना है। मतलब पहली बार वो 320 सेकेंड के बाद मिलेंगे। A can do 20% of a work in 4 days and we can do 33 1/3% of the same work in 10 days। देखिए A किसी काम का 20%
4 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? 20 का 5 बार में होता है 100%, तो 4 का 5 बार में, इसका मतलब 20 दिन में वो पूरा काम कर देगा। सीधी सी बात है भैया, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। मतलब अगर 20% 4 दिन में कर रहा है तो 100% कितना करेगा? 20 दिन में। इसी तरीके से देखिए बी 33/1/3% 10 दिन में करता है। 33/1/3 बोलने का मतलब होता है 1/3। 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इसको भी 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 × 3 मतलब 30। तो बी पूरा काम कर देगा 30 दिन में। अब आप यहां पे क्या करिए, इन दोनों को एफिशिएंसी का रेशियो ले लीजिए। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। क्या बोल रहे हैं? दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days एंड देन सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। तो अब अपन ने यहाँ पे टोटल वर्क मान लिया 60 यूनिट। 9 दिन तक उन दोनों ने साथ में काम किया, तो 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से काम किया होगा साथ में मिलके, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो 9 × 5 45। तो 9 दिन में कितना काम हो गया? 9 × 5 45, मतलब 45 यूनिट काम हो गया। अब कितना यूनिट बचा? टोटल काम था 60 यूनिट, 45 यूनिट हो चुका है, तो कितना काम बचा है? 15 यूनिट काम बचा है। इस 15 यूनिट को सी ने अकेले किया था 6 दिन में। अब अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे? 15 यूनिट काम को वो 6 दिन में कर रहा है, तो हर दिन कितना काम कर रहा है? 2.5 यूनिट। इसका मतलब ये हो गई सी की एफिशिएंसी। एक दिन में वो कितना काम कर सकता है वो उसकी एफिशिएंसी हो जाती है। जैसे कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर पा रहा था, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर पा रहा था, और सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर पा रहा था। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2.5 की। आगे क्या बोल रहा है? बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क इन। बी और सी मिलके 75% कार्य कितने टाइम में कर देंगे? टोटल कार्य कितना माना था? 60 माना था। 60 का 75% मतलब 3/4 कितना होता है भैया? आसान होता है, 45। 15 का 4 बार में 60 होता है, तो 15 का 3 बार में 45। तो 75% कितना हो गया 60 का? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 75/100 ऐसे करके भी कर सकते हो, 45 ही आएगा। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि बी और सी साथ में 45 यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 45 यूनिट कार्य करना है, बी की एफिशिएंसी है 2 की, सी की है 2.5 की, तो मिलके जब कार्य करेंगे तो कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 4.5 की एफिशिएंसी से। ये डिसमल हटा के ऊपर 0 लगाया, कितना हो गया? 45 का 10 बार में, मतलब कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। बस हो गया अपना काम। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x1 + x2 - x1 x2/100। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। x1 कितना है? 9, x2 कितना है? 17, -9 × 17/100। 9 + 17 आपका कितना हो जाता है भैया? 26 हो जाता है, और 9 × 17 हो जाता है 151, मतलब 1.51। अब 26 में से आप कुछ घटा रहे हैं, एकमात्र ऑप्शन है जो 26 से छोटा है, तो यही अपना आंसर है 24.47। हाँ सॉरी, 153 होता ही है ना, 1.53। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। इफ cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू 10 एंड cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर बीटा। तो आप यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा दो चीज आपको दे रखी है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, एक सिंगल एंगल में अपन इसको चेंज करते हैं, क्योंकि दो एंगल में तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए। अल्फा और बीटा दोनों दे रखे हैं, तो दोनों को तो अपन साथ में काम कर नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोस अल्फा है और यहाँ भी कोस अल्फा है, तो किसी में से भी किसी को आप डिवाइड कर लीजिए, तो कोस अल्फा से कोस अल्फा आपका कट जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे आप क्या कीजिए, पहले वाले दूसरे वाले को मैं पहले वाले से डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका कोई खास वजह नहीं है, बस मेरा मन है, उससे मेरे को टेन बीटा मिलेगा, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अगर पहले वाले को मैं दूसरे वाले से करता तो मेरे को कोट बीटा मिलता, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई कोट से मेरी कोई दुश्मनी है, कोट से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। मैंने ये काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा, तो यहां ऊपर 11 है, नीचे 10 है। देखिए कोस अल्फा से कोस अल्फा गया, ये साइन बीटा ऊपर जाएगा, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा क्या बन गया आपका, टेन बीटा। तो यहां पे टेन बीटा की वैल्यू आपको मिल गई 11/10। अब जब आपको टेन बीटा मिल गया तो कोस बीटा पूछ ले, साइन बीटा पूछ ले, कोसेक बीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हो। एक ट्राइंगल बना लो चाहो तो,
टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इसको बीटा मान लेता हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये, तो ये 11 ये 10। अब आप देखिए हाइपोटेनियस आप निकाल सकते हैं आसानी से, 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 121 प्लस 100 मतलब 221, तो स्क्वायर रूट 221। अब आपसे पूछ रहा है कोस बीटा का स्क्वायर। कोस बीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो जाएगा 10 और हाइपोटेनियस हो जाएगी रूट 221। इस पूरे का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 100 बटा 221। बस यही आपका आंसर है। 3 solid metallic spheres of radii 1, 6 and 8 respectively are melted and recast into a single solid sphere। देखिए 3 अलग अलग स्फेयर है, उनको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया गया है। तो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जब कभी भी मेल्टिंग की बात की जाती है तो हमेशा वॉल्यूम को इक्वल किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों स्फेयर है इनको मैं एक आग में डाल दूंगा, इसका मतलब है इनके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। इनका वॉल्यूम पिघला के एक नया सॉलिड स्फीयर बनाऊंगा जिसका वॉल्यूम कुछ होगा जो कि इन तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तीनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल टू इस बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम के बराबर, जो कि हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहां पे देखिए ये चीज तो कैंसिल आउट हो ही जा रही है। R1 हो गया 1 का क्यूब 1, R2 6 का क्यूब 216 और R3 8 का क्यूब 512 इक्वल टू आर क्यूब। ये मिला के कितना हो गया 6 और 2 8 और 1 9, 1 1 2 5 2 7 729। 729 9 का क्यूब होता है, पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी बड़े वाले स्फीयर की 9। बस यही आपको करना है, आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर से आसान सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। यहां पे देखिए ऊपर में अगर आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास? ये रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में अगर आप कोस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये चीज आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, फिर भी कर पाओगे। अगर डायरेक्ट मालूम है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कोस 2 थीटा होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो आप क्या कर सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ऊपर नीचे सेम चीज आ जाएगी तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन बाय कोस क्या बन जाता है 10 बन जाता है। तो क्या आ गया आपका आंसर 10 थीटा, दैट इज ऑप्शन ए। बिना पेन उठाए करने वाली चीज है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से एक और सेम टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन आया। टाइम एंड वर्क के ऊपर एसएससी कुछ ज्यादा मेहरबान होता है। आप देखेंगे बहुत सारे, अगर आपने पेपर करे, मैंने बहुत सारे पेपर करा दिए हैं अभी तक, सारे पेपरों में टाइम एंड वर्क के ऊपर 2 से 3 सवाल होते हैं और सेम टाइप के रहते हैं। कोई बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस होता नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है लेकिन मोर और लेस सेम होते हैं। अब देखिए रीचा किसी काम को 8 दिन में करती है, रीचा किसी काम को 8 दिन में, रीता किसी काम को मतलब उसी सेम काम को 12 दिन में, और रीना उसी सेम काम को 24 दिन में। क्या पूछ रहा है? इफ दे वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? फिर से बहुत आसान सा सवाल है, तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम भी आसान है, 24 ही हो जाएगा। 8 का 3 बार में, 12 का 2 बार में, 24 का 1 बार में। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। जब तीनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 3 + 2 6, 6 + 1 7, सॉरी 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो गई 6 की। टोटल यूनिट है 24 यूनिट काम करना है 6 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। 6 4 = 24, सॉरी यहां पे घंटों की बात की जा रही है तो 4 घंटे। अगर ये दिन की बात की जाती होती तो दिन होते, मतलब अगर ये रीचा किसी काम को 8 दिन में करती और रीता 12 दिन में करती और रीना 24 दिन में करती तो फिर तीनों मिलके 4 दिन में करते। लेकिन यहां पे आवर की बात की जा रही है तो तीनों मिलके 4 आवर, यूनिट सेम लग जाती है। अगर यहां पे दिन की जगह महीने होते जैसे 8 महीने, 12 महीने, 24 महीने, तो तीनों मिलके साथ काम करने पे 4 महीने में खत्म करते।
सेम यूनिट यूज हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक और अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आया। क्या बोल रहा है ये, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नीचे आते हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट इज 3,15,000 देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। चलिए ठीक है, तो कर सकते हैं आसानी से। जब कभी भी टोटल पॉपुलेशन की बात की जाती है, ये पाई चार्ट जो है आप देख सकते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज की जब भी बात की जाएगी तो टोटल हमेशा 100 मानना है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल पॉपुलेशन 3,15,000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100% की वैल्यू 3,15,000 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन गोवा एंड एमपी। तो यहां पे देखिए, ये आपको एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में लिटरेसी और सेक्स का रेशियो दे रखा है अलग अलग। ये रेशियो कंबाइन नहीं है, सेक्स में मेल और फीमेल का रेशियो अलग है, लिटरेसी में लिटरेट और इलिटरेट का अलग है। ये चारों को एक साथ ना समझे, ये चारों एक साथ नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए अपन को मतलब किससे, अपन को गोवा और एमपी से मतलब है। ये गोवा है, ये एमपी है, बाकी सारे स्टेट्स को आप भूल जाइए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, तो उन पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं। एमपी में इलिटरेट कितने हैं, 4 इलिटरेट है, कितने में से, 5 में से। टोटल लोग कितने, 1 + 4 5, उसमें से 4 इलिटरेट है। ये बहुत ज्यादा हो गया, गलत बात है। एमपी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों भैया, हर 5 में से 4 आदमी इलिटरेट कर दिया। एसएससी कुछ मेरे हिसाब से तो गड़बड़ कर रहा है ये, एमपी में दंगे कराएगा ऐसे तो। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। इसी तरीके से गोवा में कितने इलिटरेट है, 2 इलिटरेट है, कितने में से, 3 + 2 5 में से। हर 5 में से 2 बंदे इलिटरेट है। अब देखिए एमपी कितना परसेंटेज रखता है, 20%, टोटल का 20% रखता है। इसका मतलब एमपी में कितने लोग टोटल इलिटरेट है, यह हो जाएगा 4/5 ऑफ 20%। इसी तरीके से गोवा कितना रखता है अपने पास, गोवा रखता है टोटल का 12%। तो गोवा में टोटल कितने लोग हैं इलिटरेट, वो हो जाएगा 2/5 इंटू 12%। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 4 × 20 80, और 12 × 2 24, 24 + 80 मतलब 104, 104/5%। तो इतने टोटल लोग दोनों स्टेट में मिला के इलिटरेट है, इतने परसेंटेज लोग। 100% की वैल्यू ये है, आपसे 104/5% की वैल्यू वो पूछ रहा है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 3,150। 104/5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3,150 इंटू 104/5। सबसे पहले तो 5 से इसको काट दीजिए, 6 बार में 30, 3 बार में 15, 0, तो ये आ गया 630 इंटू 104। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। सबसे पहले जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 आएगी, तो 0 को तो मैं सब जगह हटा ही देता हूं, 0 तो ये सब जगह हटी गई। चलिए ठीक है, अब टेंस प्लेस पे कौन सा आएगा, तो टेंस प्लेस पे आएगा 3 × 4 12 मतलब 2। तो टेंस प्लेस पे 2 देखिए, केवल एकमात्र ऑप्शन है, बाकी किसी में भी टेंस प्लेस पे 2 नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल कितना हो जाएगा, 65,520। यही आपका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। यूनिट डिजिट एक अच्छा तरीका होता है टाइम बचाने का। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इन सब का जितना इस्तेमाल कर सके करिए, ये टाइम बचाते हैं। क्योंकि एसएससी कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि वहां पे आपको एक एक स्टेप बतानी है, नहीं, आपको केवल और केवल फाइनल आंसर से मतलब है, वो जिस तरीके से भी आए। अगर आप तुक्का लगा के भी क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मोर और लेस आपका फायदा होना चाहिए, बस मेन बात ये है। वो एक कहावत भी है, लेकिन वो कहावत अच्छी नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल आपको दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 112। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। अब देखिए यहां पे दो तरह के लोग होते हैं, एक
होते हैं जो थीटा की वैल्यू निकालने बैठते हैं, वो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/60 डालेंगे, आर की वैल्यू 28 डालेंगे, फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको नीचे डालेंगे, फिर पाई की वैल्यू डालेंगे, फिर आर की वैल्यू डालेंगे और सोल्व करेंगे। तो वो लोग अपने आप को रेस से बाहर कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप इतना काम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो θ/360 इंटू इस आर को मैं अलग अलग तोड़ दूं, आर इंटू आर लिख दूं, θ/360 इंटू पाई आर जो है वो नीचे में भी है। अगर ये चीज नीचे में भी है तो इसको मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूं। पूरा बार बार डालने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या नहीं है भैया। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? ये पूरी चीज हो जाएगी 112/r। तो यहां पे ये 2 आप अलग कर लीजिए। बाकी चीज की वैल्यू क्या हो गई? θ/360 इंटू पाई आर की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 112/r, और r है आपके पास 28। तो 2 से 14 बार में और 14 से 8 बार में, तो क्या आंसर आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना था। अगर आप थीटा की वैल्यू निकालने बैठते तो बहुत समय आप अपना खराब कर लेते और उसका कोई फायदा नहीं मिलता आपको। क्योंकि जो चीज 5 सेकंड 10 सेकंड में करके की जा सकती है, उस चीज के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट लगा रहे हैं तो ये थोड़ी कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। नंबर तो बराबर मिलने वाले हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर ही मिलेंगे, भले कितनी भी देर लगाइए, 1 घंटा लगाइए तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे। तो क्या फायदा फिर उससे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉन गोट 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। जॉन किसी एग्जाम में 20% नंबर लाता है, फिर भी 10 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, 10 नंबरों से फेल बोलने का मतलब क्या हुआ? फेल बोलने का मतलब है मिनिमम पासिंग मार्क्स जो चाहिए थे उससे 10 नंबर कम लाया। 10 नंबर से फेल हो गया मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम लाया। ठीक है, इन द सेम एग्जामिनेशन Jake got 35% marks which were 20 more than the minimum passing marks। तो यहां पे देखिए 20% मार्क्स ला के वो 10 नंबरों से फेल हो गया, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स को मैं x मान लेता हूं। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? x - 10, क्योंकि 10 नंबर उसके कम आए। ठीक है, इसी तरीके से उसी सेम एग्जाम में जेक नाम का बंदा 35% मार्क्स लाया, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा थे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स तो दोनों के सेम होंगे क्योंकि सेम ही एग्जाम है। ऐसा तो है नहीं कि भैया जॉन के लिए अलग हो जाएंगे और जेक के लिए अलग हो जाएंगे, दोनों के लिए सेम रहेंगे। मान लेते हैं दोनों सेम कैटेगरी के हैं, इसलिए है ना। रिजर्वेशन की बात यहां पे नहीं करेंगे अपन। तो 35% इक्वल टू x + 20, क्योंकि 20 नंबर ज्यादा लाया। अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 35 में से 20 गया 15%, x से x कट जाएगा, 20 + 10 30, मतलब 15% की वैल्यू हो गई 30। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स नहीं फाइंड आउट करने हैं, आपको परसेंटेज उसकी फाइंड आउट करनी है। मिनिमम मार्क्स अगर फाइंड आउट करने होते तो अपन डायरेक्ट कर लेते। यहां पे 1% 2 आया, तो 20% कितना हो गया? 40 हो गया भैया। 1% अगर 2 है तो 20% कितना हो जाएगा? 20 × 2 40। तो x कितना आ जाएगा यहां से? तो x यहां से आ जाएगा 40 + 10 50। अगर मेरे को मिनिमम मार्क्स पूछा होता तो मैं डायरेक्ट 50 बोल देता, लेकिन परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स पूछा है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल भी निकालना पड़ेगा। और टोटल कितना मानते हैं अपन? किसी भी एग्जाम का टोटल 100% माना जाता है। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब वो 50 नंबर लाया 200 में से, तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25%। तो मतलब वो लाया नहीं, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो है 25%। तो ये चलिए ठीक है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर 8 12 14। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे, ये जो नंबर है 4 प्रोपोर्शन कैसे बनाए जाते हैं? A/B, C/D, इस तरीके से 4 प्रोपोर्शन होते हैं। A/B रेशियो है, रेशियो को कैसे लिख सकते हो? A/B। ये जो डबल प्रोपोर्शन है इसको इक्वल टू के साइन में चेंज कर सकते हो। फिर से एक रेशियो आया जिसको कैसे लिख सकते हो? C/D।
तो अब आपसे यहां पे क्या क्या दे रखा है, आपको ए दे रखा है 8, बी दे रखा है 12 और सी दे रखा है 14। आपसे पूछ कर रहा है भैया, आपसे पूछ रहा है डी पूछ रहा है। डी आसानी से निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, डी इक्वल टू बी इंटू सी बटा ए। बी इंटू सी कितना है, 12 इंटू 14 बटा 8। सबसे पहले 4 से 2 बार में, 3 बार में, 2 से 7 बार में, 7 3 21। बस डी की वैल्यू पूछ रहा था, निकल गई 21। यही अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पे मार्क प्राइस को अपन कुछ मान लेते हैं और कुछ क्या मानते हैं अपन, 100 मान लेते हैं। 22% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मार्क प्राइस पे 22% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितना हो गया, 100 का अगर 22% आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 78। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गई 78। लेकिन 78 में बेचने के बाद भी उसको 20% का फायदा हो रहा है, ही गेन्स 20%, उसके बाद भी उसको 20% का फायदा हो रहा है। 20% का फायदा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 78 है ये 120% की वैल्यू है और आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 100% की। ये 0 0 गया, 6 से 2 बार, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में और 6 से कितने हो जाएगा, 13 बार में। तो 13 पंजे 65। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आ गई 65। आपसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 650, देन इट्स मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 650 है तो मार्क प्राइस पूछ रहा है। अपने पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 65। तो 65 का 10 गुना होता है 650, मतलब सब जगह क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी हो गई, 1000। बस यही आपको करना है। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 780। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 650। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 4√6 और x ग्रेटर देन 1 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² से x³ माइनस 1/x³ डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता और ना ही x प्लस 1/x या x माइनस 1/x पूछा जा सकता है। तो फिर करेंगे क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² से अपन एक जगह पहुंच सकते हैं और वो जगह कौन सी है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। यहां पहुंच सकते हैं, तो जहां पहुंच सकते हैं पहले वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू पी होता है तो अपन इसको बोल सकते हैं स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं और अलजेब्रा का एक सिंपल सा रूल है, फॉर्मूले याद करो और कोई रूल नहीं है। फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे अलजेब्रा के, टाइम उतना बचेगा और उतने ही अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आंसर भी ना आ पाए। किसी किसी केस में तो आंसर आ भी नहीं पाता बिना फॉर्मूले के, कहीं कहीं आंसर आ जाता है लेकिन समय ज्यादा लगता है। और जो अपना मेन चीज है वो है समय बचाना, समय बहुत कम है। तो अब देखिए अगर p 4√6 है तो p का स्क्वायर मतलब 4√6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, 16 इंटू 6 96, 96 प्लस 4 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अब x³ माइनस 1/x³ के लिए अपन को चाहिए होता है x माइनस 1/x। x माइनस 1/x से ही आप x³ माइनस 1/x³ पहुंच सकते हैं। तो देखिए जब कभी भी अलजेब्रा का सवाल कर रहे हैं तो सवाल पढ़ के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है। डायरेक्ट x³ माइनस 1/x³ नहीं निकाला जा सकता, तो x³ माइनस 1/x³ के लिए क्या चाहिए जिससे मैं x³ माइनस 1/x³ निकाल लूं, वो आपको पता चलना चाहिए और वो क्या है, वो है x माइनस 1/x। तो अब मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x² से x माइनस 1/x पे जाना है। तो ये कैसे जाते हैं, जब अपन x माइनस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पे जा रहे थे तो अपन ने उस टाइम किया था स्क्वायर करके +2, स्क्वायर करके +2 किया था। अब अपन उल्टा आएंगे, जब उल्टा आएंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे, जो +2 इसको दिया था वो अपन इससे ले लेंगे, +2 इसको दिया था ले लेंगे, 10 में से 2 ले लिया, क्या हो गया 8 हो गया। अब स्क्वायर जो किया था उसको उल्टा कर लेंगे, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो 8 पे हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, √8। √8 मतलब 2√2। अब देखिए वैसे तो ये प्लस माइनस होता है
लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है। x ग्रेटर देन 1 कह सकते हो आप कि x 1 से बड़ा है तो 1/x 1 से छोटा होगा। और 1 से बड़ी वैल्यू में से अगर 1 से छोटी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये प्लस साइन के साथ आएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा होता तो फिर प्लस माइनस होता, लेकिन अब उसमें भी ये है कि ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में केवल प्लस वाला दे रखा है तो आप प्लस वाले से ही चलेंगे, और अगर ऑप्शन में केवल माइनस वाला दे रखा है तो माइनस वाले से चलेंगे। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब x माइनस 1/x पे आ गए, अभी भी अपना काम खत्म नहीं हुआ। अपनी फाइनल जर्नी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, x³ माइनस 1/x³। तो अब उस पे चलेंगे। तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू क्यू है तो ये क्या हो जाता है, q³ प्लस 3q। तो q³ क्या था, 2√2, उसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, मतलब 8 दूनी 16√2, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6√2, 16 और 6 22√2। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आएगी 22√2। तो देखिए निकालना आपको x³ माइनस 1/x³ था, लेकिन कितना कुछ निकालना पड़ गया, x² प्लस 1/x² निकालना पड़ गया, x माइनस 1/x निकालना पड़ गया। तो एक ही क्वेश्चन में 4 तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए, 3 तरह के बोल सकते हैं, 3 तरह के फॉर्मूले इस्तेमाल हो गए। तो अब आप देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको जो चीज निकालनी है वो डायरेक्ट निकल जाए, इसलिए हर तरह का फॉर्मूला याद रखना जरूरी। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपने सामने, यदि एक ईंट का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम 0.0014 मीटर क्यूब है तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो फिर से यहां पे बात की किस चीज की जा रही है, वॉल्यूम की। तो इस तरीके के जब भी सवाल आते हैं तो अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। अब आप देखिए दीवार का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दीवार है क्यूबॉइड शेप की, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ है 14 मीटर, ब्रेथ है 0.125 मीटर और हाइट है 5 मीटर। यहां पे अच्छी बात यह है कि सारी वैल्यू मीटर में है तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो ब्रिक जो है ईंट, उसका भी जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इसको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। अब करेंगे क्या, कितनी ईंटें आएगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी दीवार के वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी ईंटें आएगी, जो कि है 0.0014। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर आप एक जीरो यहां और लगा देते हैं तो ये डिसमल से डिसमल हट जाएगा, ये 14 से 14 कट जाएगा, 125 इंटू 5 हो जाता है 625 और एक जीरो, तो 6250 ईंटें उस दीवार में आ जाएगी। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल जो पेपर है ये काफी आसान था, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे। अमूमन ऐसा होता है कि एक या दो क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, वरना पेपर नॉर्मल ही रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप तुरंत तुरंत करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी किस्मत के ऊपर है। लेकिन जब पेपर ज्यादा आसान होता है तो फिर उसमें भी परेशानी अपने लिए ही है, कोई पेपर आसान होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे होता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन के टाइम आपके नंबर घट जाएंगे अगर पेपर ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए अच्छा यह है कि पेपर मॉडरेट लेवल का हो और आपसे क्वेश्चन हो जाए तो उसमें ज्यादा अच्छा ही है। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।